दोस्तों, यह है दिनांक 12 अक्टूबर 1972। आज साउथ अमेरिका के यूरुग्वे से एक छोटा सा चार्टर एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। यह हवाई जहाज टेकअप करता है चिली देश की राजधानी सैंटियागो के लिए, जो कि ज्यादा दूरी पे नहीं है, महज 1994 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हवाई जहाज से इस दूरी को तय करने में महज 3 घंटे का वक्त ही लगता है। इसमें सवार है रग्बी टीम के प्लेयर। इस प्लेन में कुल 45 पैसेंजर सवार है। ऐसे तो रग्बी टीम में कुल 15 प्लेयर ही होते हैं, पर इस प्लेन में रग्बी टीम के प्लेयर के कुछ रिश्तेदार, कुछ फैमिली मेंबर, कुछ फ्रेंड्स शामिल थे। यूरुग्वे से सैंटियागो जाने के बीच में आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई की दृष्टि से यह हिमालय के बाद दूसरे नंबर का पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का फैलाव अटलांटिक महासागर के तल के बीच में है और यह ऊंचाई की दृष्टि से हिमालय के बाद दूसरे नंबर का पर्वत श्रृंखला है। यह सुंदर पहाड़ी, मौसम और पायलट की कुछ गलतियों ने इन 45 पैसेंजरों के लिए मुसीबत खड़ा कर दी और दुनिया के सामने एक दर्दनाक दास्तां बन के रह गया। जब उस दिन प्लेन टेकअप करता है तो एक तूफान आता है जिनसे प्लेन आगे नहीं जा पाता है। पायलट डिसाइड करते हैं कि आज बगल के ही शहर में अवस्थित हवाई अड्डे पर ठहरा जाए। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को यह प्लेन 2:18 PM में फिर से उड़ान भरने को तैयार है। पायलट देखता है कि आगे का सफर काफी सुहाना रहेगा, आगे कोई भी कठिनाई नहीं होगी। 1 घंटा 3 मिनट की उड़ान के बाद यानी 3:21 में पायलट प्लेन को डिसेंड करने लगते हैं। हालांकि प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, बट अभी तक ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही था। हालांकि डिसेंडिंग वक्त प्लेन में टर्बुलेंस देखने को मिलता है। अमूमन प्लेन टेकअप और डिसेंडिंग वक्त प्लेन में टर्बुलेंस आते हैं, क्योंकि सामने बादल होते हैं, जो जाहिर होता है कि बादल में वाटर ड्रॉप्स रहते हैं, जिनके कारण प्लेन में टर्बुलेंस आते रहते हैं। पर अगले ही वक्त इनमें कुछ ज्यादा ही टर्बुलेंस आने लगता है, यानी प्लेन ऊपर नीचे होने लगता है। सामने होता है सिर्फ और सिर्फ बादल। पायलट को चारों तरफ कुछ भी दिखाई न देता है, सिर्फ और सिर्फ बादल दिखाई देता है। पायलट बस कॉकपिट में उपकरण देखकर अपना काम कर पा रहे थे। सामने क्या है उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से प्लेन में वार्निंग अलार्म बजने लगता है। पायलट को समझ नहीं आ रहा है आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ पैसेंजर इनका मजाक बना रहे हैं, वे काफी निडर है, और वो भी क्यों ना, रग्बी टीम के प्लेयर जो है, इन्हें बीच एक पैसेंजर देखता है कि प्लेन पहाड़ी के काफी नजदीक से उड़ रहा है। बादल जैसे ही हटता है, पायलट को दिखता है कि सामने एक बड़ा सा चट्टान है और प्लेन उसी ओर जा रहा है। सिचुएशन को वे जल्द ही भाप चुके थे। इमीडिएटली वे प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ने का कोशिश करने लगते हैं। जो अलार्म बज रहा था वो ग्राउंड पोजीशन का अलार्म बज रहा था। पायलट एल्टीट्यूड गेन करने का पूरी कोशिश करने लगते हैं ताकि पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकला जा सके, लेकिन पायलट पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं एल्टीट्यूड गेन करने में। और प्लेन का पीछे का भाग पहाड़ी से जाकर टकरा जाता है। पीछे का 2 पैसेंजर सीट सहित हवा में उड़ जाता है, एक और पैसेंजर हवा में उड़ जाता है। अब तक का घटना में 3 पैसेंजर का मौत हो चुका होता है। अब प्लेन ऊपर जाता रहता है और अचानक से नीचे आने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और बड़ा कोलिजन होता है। इस प्लेन का लेफ्ट विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है। अब की कुछ और भी पैसेंजर प्लेन से उड़कर बाहर निकल जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ अगला भाग बचा होता है। प्लेन का अगला भाग अब ग्लेशियर में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्लाइड करते हुए 700 मीटर की दूरी पर जाकर एक चट्टान से टकराकर रुक जाता है। अब तक प्लेन में सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। पैसेंजर सीटें फटकर बाहर आ चुकी थी, कॉकपिट पूरी तरह तहस-नहस हो चुका होता है, पायलट की मृत्यु हो चुकी होती है, और वो भी क्यों ना, एक ही प्लेन का 3 बार कोलिजन हो चुका होता है। और इस प्लेन का सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 45 पैसेंजरों में अब भी 33 पैसेंजर इस प्लेन में जिंदा है। अब ये प्लेन एंडस माउंटेन रेंज पर 35 से 70 मीटर की ऊंचाई पर अनजान पड़ा हुआ है, जहां ना तो कोई मानव बस्ती है, ना कोई मानव है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पर्वत श्रृंखला ही है जो बर्फ के चादरों से ढका हुआ है। पर इस प्लेन में सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि अब भी 45 पैसेंजरों में से 33 पैसेंजर सर्वाइव कर रहे हैं। जो प्लेन क्रैश में अमूमन ही ऐसा देखा जाता है, अक्सर प्लेन क्रैश में लोगों का बचने का चांस 9 के बराबर होता है, पर यहाँ 33 पैसेंजर सर्वाइव कर चुके हैं। ये 33 पैसेंजर किसी तरह से क्रैश को सर्वाइव कर चुके हैं, अब इन्हें मदद की जरूरत है। ऐसे अब तक ये कोई खास न था। सर्वाइवर का दर्दनाक सफर तो अब आने वाला है। तो आखिर इन सर्वाइवर के साथ हुआ क्या? हम बात कर रहे हैं यूरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571, जो कि क्रैश के बाद इंडस माउंटेन रेंज पर अनजान सा पड़ा हुआ है। आगे क्या होने वाला है, ना तो पैसेंजर को कुछ अनुमान है, ना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे क्या होने वाला है। शायद आप भी इमेजिन कर सकते हैं कुछ उससे भी दर्दनाक। इन 33 बचे पैसेंजरों का आगे का वक्त काफी दर्दनाक रहा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे का पूरी एक सच्ची दर्दनाक कहानी। इन सारी घटना में बस 2 लोगों को कम चोट लगा था। एक था रॉबर्ट केनेसा, जो कि 19 वर्ष का था, तथा दूसरा था 20 वर्ष का जयविनो। और सौभाग्य से ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे, तो इमीडिएटली ये अपने काम पर लग जाते हैं। ये देखते हैं कौन कौन जिंदा है, किसे मदद की जरूरत है, किसे कहाँ तक मदद की जा सकती है। फंसे हुए लोग को निकालते हैं, घायल लोगों को जहाँ तक मदद किया जा सकता था ये मदद करने का पूरी कोशिश करते हैं। इन पैसेंजरों में एक ऐसा पैसेंजर है जिनका खोपड़ी फ्रैक्चर हो चुका है और ये कोमा में चले गए हैं, जिनका नाम है फेरेरो, जो कि 23 वर्ष का है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही चिलियन सर्च एंड रेस्क्यू का प्लेन गायब होने का मैसेज पहुंचता है और ये अपने ऑपरेशन पे निकल पड़ते हैं। 4 हेलीकॉप्टर को रिसर्च ऑपरेशन पर भेजा गया है। ये चारों हेलीकॉप्टर शाम तक क्रैश साइट को सर्च करते रहते हैं, पर कहीं कोई पता न चलता है और अंधेरे की वजह से रात में इन्हें कुछ दिखाई न पड़ता है, तो रात भर के लिए इस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। अब इंतजार है अगली सुबह का। हालांकि रेस्क्यू ऑफिसर द्वारा चुना गया सर्च एरिया सही होता है, पर समस्या क्या होता है कि प्लेन का रंग भी सफ़ेद होता है और बर्फ का चादर भी सफ़ेद होता है। इतनी ऊंचाई से सफ़ेद बर्फ के चादर में सफ़ेद हेलीकॉप्टर कहीं दिखाई न दे रहा था। वही सर्वाइवर को अनुमान है सर्च एंड रेस्क्यू टीम अगले सुबह तक उन्हें ढूंढ निकालेगी। बस किसी तरह से रात बिताया जाए, बर्फ से बचने का कोई उपाय निकाल लिया जाए तो बात बन जाएगी। उस बर्फीली रात यानी कि 13 अक्टूबर के रात में 5 सर्वाइवर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब पैसेंजर की संख्या घटकर 28 हो जाता है। अब इन जिंदा बचे लोगों को बचने के लिए ठंड से बचने की जरूरत है। इन लोगों ने प्लेन के बचे कुछ भाग का प्रयोग किया शेल्टर के रूप में। प्लेन के टूटे हुए भाग में लगेज, कपड़े वह बर्फ के चादरों से ढक देता है ताकि हवा अंदर प्रवेश न कर सके, ताकि ठंड से बचा जा सके और अंदर गर्म रहे। अब अगली सुबह है 14 अक्टूबर। अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे इन तीनों ने मिलकर 11 एयरक्राफ्ट को सर्च ऑपरेशन में जोड़ दिया गया। हालांकि इनके द्वारा चुना गया सर्च एरिया सही था और क्रैश साइट भी उसी में था, बट समस्या यह था कि बर्फ का चट्टान का रंग भी सफ़ेद था और प्लेन का रंग भी सफ़ेद था। इनके कारण क्रैश साइट ढूंढ पाना मुश्किल था। हालांकि सर्वाइवर अलग अलग कोशिशें करते रहता है। सर्वाइवर ट्राई करता है प्लेन के छत पर बड़ा सा SOS लिखने का, वो भी लिपस्टिक के सहायता से। पर जैसे ही ये लिखना प्रारंभ करता है इन्हें रियलाइज हो जाता है कि अपने पास इतना लिपस्टिक नहीं है कि बड़ा सा SOS लिखा जा सके। इन लोगों को लिपस्टिक किसी लेडी के पर्स से हाथ लगा था। अब सर्वाइवर ट्राई करता है सूटकेस से जमीन पर बड़ा सा क्रॉस बनाया जाए, पर जल्द ही रियलाइज होता है इन लोगों का ये तकनीक भी काम नहीं कर रहा है। उस दिन पूरे दिन में इन लोगों ने 3 अलग अलग वक्त पे 3 अलग अलग हवाई जहाज अपने सर के ऊपर से जाते हुए देखा, लेकिन दुर्भाग्य से कोई इन्हें न देख सका। हालांकि ये अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, कोई चिल्लाकर, कोई हाथ हिलाकर, कोई कपड़े हिलाकर आवाज़ देते रहते हैं, पर कोई भी इसे नहीं सुन पाता है, न इसे देख पाता है। आज फिर शाम होने को है। ये वही पर्वत पे पड़े हुए हैं, अभी तक इन्हें कोई भी सहायता नहीं मिल पाया। अब इन लोगों का उम्मीद अगले दिन पे है। आज शाम भी पिछले दिन की तरह ही ठंड से बचने का उपाय किया गया। अगला दिन है 15 अक्टूबर। जिंदा रहने के लिए ठंड से बचने के साथ साथ अब इन्हें सख्त जरूरत है खाने व पीने की चीज़ों का। तो इन लोगों ने अलग अलग तकनीक अपनाया। कुछ लोग पानी की जगह पे आइस को ही खाने लगते हैं, लेकिन आइस खाने से इन लोगों का शरीर का तापमान और नीचे हो गया। इन पैसेंजरों में
एक फीटो स्ट्रॉच नाम का पैसेंजर पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। मेटल सीट का प्रयोग करते हैं, सोलर कलेक्टर की तरह जो बर्फ को पिघलाकर पानी बना देते हैं। बाकी सभी पैसेंजर उन पानी को वाइन के बोतलों में बूंद बूंद कर इकट्ठा करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। यहाँ सभी सर्वाइवर सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तकनीकें अपनाने लगती है। सर्वाइवर सीट कवर का उपयोग करते हैं स्नो शूज की तरह। सीट में लगे रुई का इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के रूप में, और आज भी इसी तरह गुजर जाता है। आज भी इन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाता है। आज है 16 अक्टूबर। फर्नांडो पेरेडो, जिन्हें की खोपड़ी में लगे चोट के कारण ये कोमा में चले गए थे, आज इन्हें होश आता है। जब ये होश में आता है तो ये देखता है कि इनकी मॉम क्रैश में मारी जा चुकी है और इनकी बहन जो कि 19 वर्ष का है, उनका स्थिति भी नाजुक है। उन्हें जिंदा रखने का ये हर वो कोशिश करते हैं, इनके लिए भोजन व पानी का प्रबंध करते हैं, पर दिन प्रतिदिन बहन का भी हालत खराब होता गया और क्रैश के 8 दिन बाद फर्नांडो का बहन भी गुजर जाते हैं। The only thing that comforted me was that she died peacefully in my arms, and she wasn't alone. आप यूरोपवे को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ये समुद्र के किनारे थे। इनमें से ज्यादातर लोग बर्फ का चट्टान कभी देखा भी नहीं था और बर्फ के चट्टान में ये पिछले कई दिनों से फंसे हुए। ये लोग बर्फीले इलाकों से बिल्कुल अनजान थे। बिना कोई ट्रेनिंग, बिना प्रॉपर भोजन व पानी के, बिना कोई ठंड से बचने का कपड़े, जो मदद के बिना भी ये किसी तरह यहाँ सरवाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थिति में एक और समस्या थी, स्नो ब्लाइंडनेस की। सूरज का यूवी रे पहाड़ी के स्नो पे पड़ता है तो ये आँख को डैमेज कर सकता है। इनसे बचने के लिए बस इन लोगों के पास 3 चश्मा ही था। उधर दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 21 अक्टूबर यानी क्रैश के 8 दिन के बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। उन्हें लगता है किसी भी कीमत पर क्रैश के 8 दिन बाद कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं हो सकता है, और अंततः 142 घंटे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। इसी बीच एक सर्वाइवर को एक रेडियो हाथ लगता है, लेकिन समस्या यह है कि रेडियो पूरी तरह से ठीक हालत में नहीं था। इन्हीं पैसेंजरों में एक खैरली नामक पैसेंजर एक लंबा सा तार जोड़कर इस रेडियो का कम्युनिकेशन ठीक करता है, लेकिन जैसे ही रेडियो चलता है तो इन्हें पता चलता है यह 1 वे रेडियो कम्युनिकेशन है, 2 वे नहीं। यानी कि आप इस रेडियो की सहायता से बस सब मैसेज सुन सकते हैं, आप किसी को मैसेज भेज नहीं सकते। इस रेडियो की सहायता से ही इन लोगों को पता चलता है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम इन लोगों का सर्च में लगा हुआ था वो बंद कर दिया गया। सोच सकते हैं इन लोगों का मनोदशा क्या रही होगी। ये समाचार जैसे ही सुनता है कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोगों का दिल बैठ जाता है। क्रैश का 11 दिन हो चुका है। क्रैश के 11वें दिन के बाद अब इन लोगों को खाने पीने की चीज़ों की समस्या होने लगी। ऐसे भी इन लोगों के पास ज़्यादा खाने की चीज़ें नहीं थी। 8 चॉकलेट बार, 3 जार जेम्स, 1 आलमंड, कुछ कैंडीज, कुछ वाइन के बोतल, डेट्स थोड़ी बहुत और भी सामान खाने को थे। ऐसे भी क्रैश के कुछ दिनों के बाद जब सर्वाइवर को सारा कुछ समझ आने लगा था तो शुरुआत से ही ये अपने खाने को बचा बचा कर खाने लगे थे, पर खाना सीमित था। इतना बचाने के बाद भी अब भोजन समाप्त हो चुका था। पेरेडो एक चॉकलेट कवर मूंगफली को 3 दिन तक खाते हैं। सोच सकते हैं, एक मूंगफली के दाने को। ये बात सुनकर आपको कुछ याद आया कि नहीं? जैक स्पैरो याद आया कुछ? लोगों का दिन प्रतिदिन बुरा हालत होते जा रहा था क्योंकि इन लोगों के पास खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी थी। यहाँ ना तो कोई जीव था जिन्हें मारकर खाया जा सके, ना तो कोई पेड़ पौधे। 11वें दिन तक यहाँ भोजन बिल्कुल समाप्त हो चुका था। कुछ सर्वाइवर प्लेन के कुछ पार्ट को ही खाने का कोशिश करने लगे, जैसे कि सीट में लगे कॉटन, सीट में लगे लेदर को खाने की कोशिश करने लगे, पर ये खाने से इनका हालत और भी खराब हो गया। अब इन सर्वाइवरों के पास कोई और विकल्प नहीं था। अंततः इन सर्वाइवरों ने जो किया वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। वे डिसाइड करते हैं कि अब जिंदा रहने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और अपने साथियों के डेड बॉडी को खाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इंसान ही इंसान को खाए, ये फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था, और उसमें भी तब जब डेड बॉडीज किसी अपने दोस्त, कोई अपने रिलेटिव का हो, कोई दोस्त का हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप पहले से जान रहे हो।
ये आइडिया सबसे पहले रॉबर्ट केनेसा को आया, तो उन्होंने ही सबसे पहले ट्राई किया। कुछ लोगों ने तो शुरुआती दिन में न खाए, लेकिन 2 दिन के बाद ही जब इनके पास कोई और रास्ता न था तो इन लोगों ने डेड बॉडी को ही खाने का शुरुआत किया। अब इनके पास ये फूड सोर्स भी खत्म होने लगा था। हालात अब इनसे भी बुरा और क्या हो सकता था भला। लेकिन 29 अक्टूबर को रात में एक और बड़ी आपदा आई। एक भयानक गरज के साथ एक बड़ा एविलांच आया, यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं तो बर्फ स्लाइडिंग। बर्फ पूरी तरह से प्लेन के अवशेष में घुस चुका था और इस एविलांच में बर्फ से दबकर 8 लोगों की मृत्यु हो गई। अब पैसेंजर का संख्या घटकर 19 हो गया। बाकी सभी बचे पैसेंजर बर्फ में दबे हुए हैं। पेरिडोस कोशिश करते हैं मेटल शिप की सहायता से बाहर निकलने का। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जब ये बाहर निकलता है तो ये देखता है फिर से एविलांच आने वाला है। ये पुनः उस बर्फ में फिर से चले जाते हैं। अगले 3 दिन तक ये उसी में फंसे रहते हैं। जब 3 दिन बाद फिर ये कोशिश करते हैं तो बाहर आते हैं। जब ये सरफेस पे आते हैं तो इन्हें रियलाइज होता है अब इन्हें यहाँ कोई बचाने आने वाला नहीं है। अब जो भी करना होगा खुद से करना होगा। अब इन लोगों को मदद का उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं था। अब इन्हें जो भी करना था खुद ही करना था। इन लोगों ने डिसाइड किया मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करते रहे। इन सर्वाइवरों में बेजिंटीन, केनेसा और पेरिडोस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर थे। तो ये सभी डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को कुछ ज़्यादा भोजन दिया जाए और ये तीनों को भेज दिए जाते हैं मदद की खोज में। अब ये तीनों तैयार हो चुके हैं और निकल चुके हैं मदद की खोज में, बिना किसी स्नो शूज, बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग का। इन लोगों का पहला काम होता है क्रैश साइट का पता लगाना। तो याद आता है कि पायलट ने क्रैश से पहले अनाउंस किया था कि हम लोग कोरिडोर सार को पार कर रहे हैं। तो ये आइडिया लगाते हैं यहाँ से ईस्ट की तरफ कुछ किलोमीटर चला जाए तो चिली का कोई जनसंख्या वाला प्लेस जरूर मिल जाएगा। पर ये अनुमान इनका गलत होता है। वास्तव में ये गलती वो पायलट का होता है। ये खुद भी अनुमान न था कि हम कहाँ से जा रहे हैं। वास्तव में कोरिडोर सार से क्रैश साइट 89 किलोमीटर दूरी पर था। अब यहाँ इसे पड़े 1 महीने 3 दिन हो चुका है। 15 नवंबर को ये तीनों निकल पड़ते हैं मदद की खोज के लिए। सोच सकते हैं जिन्हें सर्च किया जाना था वे अब खुद सर्च ऑपरेशन पे निकल गए। कुछ घंटे ईस्ट की तरफ चलने पर इन्हें अपने ही हवाई जहाज का कुछ टुकड़ा मिलता है जो कि पहले ही कोलिजन में टूट चुका था। इस मलबे में से इन्हें कुछ सामान हाथ लगता है, जैसे कि कुछ खाने की चीजें, कुछ कपड़े, कुछ सूटकेस, कुछ दवाइयाँ। इसमें एक और खास चीज हाथ लगता है, वो होता है रेडियो। ये 2 वे रेडियो सिस्टम था। ये एक ऐसा रेडियो था जिनमें इनकमिंग और आउटगोइंग कम्युनिकेशन दोनों हो सकता है। अब तक शाम हो चुका था। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि आज का शाम यही बिताया जाए। अगली सुबह ये कोशिश करते हैं कि क्यों ना इस रेडियो को चालू करने का कोशिश करा जाए ताकि SOS कॉल भेजा जा सके। इस मलबे में ही इन्हें 24 kg का बैटरी हाथ लगता है। ये बैटरी बहुत भारी था, इन्हें उठाकर मेन क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। तो ये इन्हें इन्हीं जगह चालू करने का कोशिश करते हैं। क्रैश साइट से रॉय हैरली को बुला लाते हैं जिन्हें कि इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर दुर्भाग्य से ये प्लान भी काम नहीं आता है। हालांकि ये हार नहीं मानते, कुछ दिनों तक कोशिश करते रहते हैं, पर अंत में इन्हें रियलाइज होता है कि ये काम करने वाला नहीं है। अब इन्हें जिंदा रहने के लिए वेस्ट की दिशा में चलना होगा। अब आता है 11 दिसंबर 1972, यानी कि क्रैश के 59वां दिन। इस दिन एक और बड़ा एविलांच आता है। इस एविलांच में 3 सर्वाइवर सर्वाइव नहीं कर पाते। अब सर्वाइवरों की संख्या घटकर 16 हो जाती है। तापमान -30 डिग्री था। ठंड से बचने का कोई न कोई उपाय चाहिए था। तो इन्हीं सर्वाइवरों में एक 18 वर्ष का लड़का कार्लोस, जो कि अपने मम्मी से सिलाई का काम सीख रखा था। आग से जब ये चला था तो अपने साथ सिलाई का सामान लेके चला था। तो कार्लोस ने अलग अलग कपड़े को सिलकर स्लीपिंग बैग बना दिया। क्रैश के 7 दिन बाद जो 3 लोग मदद की खोज में निकले थे, जब इन लोगों को रियलाइज होता है कि हमें ईस्ट की दिशा में नहीं, हमें वेस्ट की दिशा में चलना चाहिए, तो इन्हीं स्लीपिंग बैग के सहायता से वे वेस्ट की दिशा में चलना शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले इन्हें पहाड़ी पर चढ़ना होगा, फिर नीचे जाना होगा। इन्हें लगा था कि 2-3 दिन तक ये अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वे सिर्फ 3 दिन का ही मीट पैकिंग किया था। ग्लेशियर पे कभी चढ़ता था, कभी गिरता था, कभी फिसलता था, पर सफर जारी था। इनके बारे में सुन के मेरे मन में एक पंक्ति आती है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। फेराडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहन रखा था। अपने टी शर्ट के ऊपर 3 और स्वेटर पहन रखे थे। पैर में वे 4 जोड़े मोजे पहन रखे थे और इन मोजे के ऊपर से प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल किया, जो कि जूते की तरह काम कर रहा था। जो बैग कार्लोस ने बनाया था, ये तीनों उनका प्रयोग करते हैं सफर में। ये कोशिश करते हैं एक दूसरे का जितना निकट हो सके निकट रहकर सोया जाए, ताकि ठंड से बचा जा सके। सुबह होते ही ये अपने सफर पर निकल पड़ते थे। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन। जब चौथा दिन आता है तो इन लोगों पर रियलाइज होता है कि इन लोगों द्वारा लगाया गया अनुमान कितना गलत है। जब ये चोटी पर पहुंचता है तो ये लोग देखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है, आगे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी है। अब इनके पास खाने व पीने की कमी है, तो विजिटिंग डिसाइड करते हैं कि वे मुड़कर मेन क्रेस्ट साइड पे चला जाए और शेष बचे 2 लोग ही सफर में आगे बढ़ेंगे, ताकि खाने का चीज़ों का कम जरूरत पड़े। 11 दिसंबर को विजिटिंग यू टर्न ले लेता है। यू टर्न का रास्ता काफ़ी आसान था, क्योंकि रास्ता डाउनहिल था, जिन्हें चढ़ने में इन्हें 4 दिन लगा था। विजिटिंग उस सफ़र को मात्र 1 घंटे में प्लेन का एक सीट का स्ले के रूप में प्रयोग करते हैं और 1 घंटे के भीतर ही वे मेन क्रेस्ट साइट पे पहुंच जाते हैं। फेराडो और उनके साथी का सफ़र जारी रहता है। ये चलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं। चलते चलते जब ये और ऊंची चोटी पे जाते हैं तो इन्हें दिखता है आगे अब भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रहा है। जब ये और ऊंची चोटी पर पहुंचता तो ये देखता है कि चारों तरफ अब भी सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही है। ये कोशिश करता है कुछ न कुछ तो अलग दिखाई दे। तब इन्हें दिखता है कि दूर 2 पहाड़ी के बीच में एक ऐसा पहाड़ी है जिन पे बर्फ कम है। तो ये डिसाइड करते हैं कि इसे उसी दिशा में ट्रेवल करते रहना चाहिए। फेराडो और केनेसा उसी दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। अंत में उन्हें एक वैली दिखाई पड़ता है और वैली में एक नदी दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में यदि नदी दिखे तो ये एक राहत का संदेश है कि नदी डाउन हिल रास्ते को दिखाता है। अब ये दोनों नदी के साथ साथ चलते रहते हैं और अंततः 9 दिन पैदल चलने के बाद यानी 20 दिसंबर को इन्हें खेतों में कुछ गाय चरते दिखाई दी, जो ये दर्शाता है कि आसपास इंसान है। अब इनसे आगे और नहीं चला जा रहा था। तभी नदी के दूसरे छोर पर घोड़े पर 3 आदमी जाते दिखाई दिए। फेराडो चिल्लाकर आवाज़ देने का कोशिश करते हैं, पर नदी का शोर इतना ज़्यादा था उन तक फेराडो का आवाज़ पहुँच नहीं पा रहा है। पर इन तीनों में से एक व्यक्ति फेराडो और केनेसा को देख लेता है। वे इनकी तरफ देखकर चिल्लाता है, टुमारो टुमारो, यानी कि हम कल फिर आएंगे। और वे तीनों चले जाते हैं। फेराडो और केनेसा वही ठहरने का निर्णय लेते हैं। इंतजार है अगली सुबह का। अगला दिन फिर से वे व्यक्ति घोड़ा पर आते हैं, पर इस दिन वे व्यक्ति अपने साथ में पेंसिल व पेज लेके आते हैं। पेंसिल व पेज को धागे की सहायता से बांधकर नदी के दूसरे छोर पे फेंकता है, जहाँ पर फेराडो और केनेसा इंतजार कर रहे होते हैं। फेराडो को पहली बार ऐसा मौका मिला वे अपने संदेश को किसी तक पहुंचा सके। फेराडो स्पेनिश भाषा में लिखता है, आई कम फ्रॉम ए प्लेन, एक प्लेन से आया हूँ जो कि पहाड़ी पर क्रैश हो गया है। मैं यूरुग्वे से आया हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। हमारे घायल दोस्त प्लेन के क्रैश साइट पे मौजूद है। हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगा। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं है, कृपया हमें बचा ले। इस संदेश को रिसीव करने वाले चिली देश का एक किसान था। इनका नाम था सर्गियो। वे इस नोट को पढ़ता है और वे इशारे से समझाता है कि हाँ मैं समझ गया। ये अपने साथी से बात करता है, हाँ कुछ तो याद आ रहा है, 2 महीने पहले प्लेन को क्रैश हुआ था। अब ये दोनों साथी शॉक्ड हो जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है जो प्लेन पिछले 2 महीने पहले क्रैश हो चुका है, उस प्लेन का पैसेंजर अब भी जिंदा है। अब ये दोनों साथी शॉक्ड हो जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता है कि जो प्लेन 2 महीना पहले क्रैश हो चुका है, इनका पैसेंजर अब भी जिंदा है। सर्गियो के पास कुछ ब्रेड होता है, ब्रेड को नदी के दूसरे साइड फेंक देता है। अब सर्गियो का कर्तव्य है कि इस खबर को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। सर्गियो घोड़ा पर बैठता है और वो निकल पड़ता है। वो घोड़ा पर बैठकर अगले 10 घंटे तक चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। सोच सकते हो अभी किसी शहर से कितना दूर था। फाइनली जब वह शहर पहुंचता है तो ये खबर सबसे पहले वे वहाँ के आर्मी कमांडर को देता है। आर्मी कमांडर
सेंटियागो के आर्मी चीफ को कांटेक्ट करता है और सारा खबर आर्मी चीफ को सुनाता है। इसी बीच एक किसान फराडो और केनेसा को घोड़े पर बैठाकर शहर ले जाता है। अब इन्हें कुछ राहत मिलता है। इन लोगों ने अपनी उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिन से पैदल चलकर 61 किलोमीटर पैदल पहाड़ी पर चढ़कर इस शहर तक पहुंचा था। अब तक ये खबर इंटरनेशनल बन चुका है। चिली के एयरफोर्स ने 3 हेलीकॉप्टर को भेजता है रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसरों ने फराडे व केनेसा का इंटरव्यू करता है ताकि लोकेशन का सही पता चल सके। फराडे जब चला था तो प्लेन से फ्लाइट चार्ट लेके चला था और वह जहां भी हाइकिंग करता था उस लोकेशन को लोकेट करते हुए आगे बढ़ रहा था। आर्मी ऑफिसर को इससे मदद मिलता है लोकेशन का पता करने में। आर्मी ऑफिसर इन्हें हेलीकॉप्टर पर बैठाकर ले जाता है ताकि लोकेशन का सही पता चल सके। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पे पहुंचता है और बचे हुए सर्वाइवर को बचा लिया जाता है। यहाँ कुल 16 सर्वाइवर का रेस्क्यू किया जाता है। सभी का बुरा हालत था। किसी का टूटी हुई हड्डियाँ, डिहाइड्रेशन, एल्टीट्यूड सिकनेस इत्यादि कई समस्या, पर अंततः सभी रिकवर कर जाते हैं। ये कहानी काफ़ी दर्दनाक है और हमें याद दिलाता है हमें किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानना चाहिए। प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन जो भी हो। प्राकृतिक कब कौन सा आपके साथ इम्तिहान ले ले यह कोई नहीं जानता, तो हमें तैयार रहना चाहिए। Only 16 of the 45 survived.